देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और साथ ही एयर कमोडोर एएस बहल जी। आप सभी का बहुत स्वागत। सर, कांवड़ रूट पर टेंशन को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े मैसेज के साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उपद्रवी के भेष में कुछ शरारती तत्व खलल डालने की साजिश कर रहे हैं। इन्हें पहचानने की जरूरत है। जो पूरी यात्रा में व्यवधान डालना चाहते हैं, श्रद्धा और भक्ति के इस रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ रूट पर प्रशासन एक्टिव मोड में है। किसी भी शरारती की पहचान होने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोग बेनकाब होंगे। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने न सिर्फ कांवड़ियों को संबोधित किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ रूट का भी पूरा जायजा लिया और फिर शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी पुष्प बरसाए। आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर लगातार पुष्प वर्षा की जा रही थी, लेकिन इसी वर्षा के बीच में एक मैसेज कांवड़ियों के भेष में उपद्रवियों के लिए भी था। जरा सुनिए। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैसेज में बात बिल्कुल साफ है कि कांवड़िए अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी आस्था के पथ पर लगातार चलते चले जा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच में कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं। पहना उन्होंने भगवा ही होता है और कांवड़िए ही होते हैं, लेकिन कांवड़ियों के बीच में ये उपद्रवी आखिर कौन है और वाकई में क्या साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है? हर्षवर्धन जी, क्या साजिशन होता है? क्या साजिशन ये कांवड़िए के भेष में आकर और फिर इस तरह से उपद्रव मचाने लगते हैं? जरा सा कांवड़ टच हो गया तो गाड़ी पर चढ़कर बेहिसाब हुड़दंग उपद्रव मचाते हैं। और एक तस्वीर तो हमने देखी लगातार, वो कितनी वायरल है हर्षवर्धन जी, आपने भी देखी होगी। सीआरपीएफ के एक जवान को कितनी बेदर्दी से घेर कर पीटा जा रहा है और केवल कांवड़िए तो पीट ही रहे हैं। अब मैं कांवड़िए बोलूं, उपद्रवी बोलूं, जो आपको ठीक लगे आप उसे वैसे संबोधित करिएगा, लेकिन आसपास के लोग भी मूक दर्शक बनकर ये तमाशा होते देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भी किसी भी वेश में है, किसी भी आवरण में है, किसी भी वस्त्र में है, अगर कानून व्यवस्था तोड़ेगा, अपने हाथ में लेगा, तो उसका इलाज ठीक से होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चाहे योगी आदित्यनाथ का राज हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी का राज हो, किसी को छोड़ा नहीं गया है। ये सबसे पहले रिकॉर्ड के तौर पर जरूरी है जानना। और यहाँ तक कि जो सीआरपीएफ के जिस जवान को, जिससे कुछ कहा गया कि कुछ गाली गलौज हुई और उसके बाद फिर कांवड़ियों ने उसको पीटा है, मिलकर 6-7 कांवड़िए थे, उन 7 कांवड़ियों के भेषधारी उपद्रवियों को वो गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, आरपीएफ और जीआरपीएफ, जहां पर वो घटना हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो इसको जरा समझिए। 2 ऐसे मामले आए जहां पहचान जिसको कहें कि छिपाई गई। मैं ढाबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांवड़ियों की बात कर रहा हूं। बाकायदा एक पहचान छिपाई गई, नैरेटिव कांवड़ियों के बीच में जब पूछा गया एक घटना का, तो उन्होंने जिक्र भी किया। नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही कि ये जो उत्तर प्रदेश में कांवड़िए हैं, चूंकि अभी योगी राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, तो ये सब बौराए घूम रहे हैं और कुछ भी कर दे रहे हैं।
कुछ लोग सचमुच भीड़ की मानसिकता से प्रेरित हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है 10 लोग एक साथ कांवड़ लेकर जा रहे हैं और वो थोड़ा उस अंदाज में है। वो कांवड़िए दरअसल नहीं है, वो आस्था भक्ति के भाव में नहीं है, भोले को जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं गंगा जी का, वो अपने अंदाज में जा रहे हैं कि चलो ठीक है। वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हो उसकी उस हरकत पर कानून अपना काम कर रहा है। अब जब हम कहते हैं कि जो दूसरे लोग घुस आ रहे हैं या कोई साजिश हो रही, क्या बिल्कुल साजिश हो रही। अगर साजिश नहीं हो रही होती तो क्या इस पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कांवड़िए अलग होते हैं, बिहार वाले तो नहीं लड़ रहे हैं, देवघर जाने वाले यहां जो जा रहे हैं वो लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे देखो ये तो रास्ता बंद कर दिया नमाज के लिए, तो सब बड़े नाराज हो जाते हैं। अब पता नहीं इनमें से कोई भी कांवड़ रूट पर गया है कि नहीं गया है। कांवड़ रूट पर कहीं किसी जगह हाईवे बंद नहीं किया गया है। कुछ जगहों पर लेन जरूर एक जिसको कहें कि रास्ता बना दिया गया है, और इसीलिए किया गया जहां जहां संभव है, अलग है। पूरे रास्ते पर तो संभव नहीं, ये व्यवस्था प्रशासन करता ही है। तो ये तो किसी भी पर्व त्योहार पर करता है। लेकिन हिंदू पर्व त्योहार हो, विजयादशमी हो, होली हो, दीपावली हो, नव दुर्गा हो, नवरात्रि हो या फिर कांवड़ हो, उस पर साजिशन और बहुत तरीके से एक निशाना साधा जाता है और कुछ ऐसे बताया जाता है कि देखिए ये तो हिंदू त्योहारों पर यही सब होता है। मुझे लगता है कि ये बेहद खतरनाक है। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। और दूसरा, जब हम कहते हैं कि कोई भेष में आ गया तो किसी भी भेष में आओगे कानून तो अपना काम करेगा। वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर तो सवाल ये है ना कि ये उपद्रव करने की कोशिश कर कौन रहा है, और क्या इसके पीछे कोई धार्मिक मंशा है, कोई पॉलिटिकल मंशा है, कौन है ये उपद्रवी? विजय जी, क्या लगता है आपको? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उपद्रवी किसी भेष में आ गए कावड़ियों के, मुझे नहीं पता। उन्होंने खुद ने भी एक घटना का जिक्र किया है, और वो भी कावड़िए नहीं है, वो किस तरह से वो साधु बाबा का जो चल रहा था उस तरह के कपड़ों को लेकर बात वो नहीं है। ऑपरेशन कालनेमी जो चल रहा था, नहीं, वो ऑपरेशन कोई भी आप कर दे, वो तो उत्तराखंड का ऑपरेशन है। मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है, एक मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो उपद्रवी हो उन्हें आप कहें कि वो कावड़ियों के भेष में आ गए, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? वो तो कावड़िए ही है ना। कावड़ियों में से कुछ लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। कावड़ियों के भेष में उपद्रवी आ गए, इसका मतलब होता है कि कोई साजिश कर रहा है। ऐसा नहीं है। कावड़ियों में कुछ उपद्रवी हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और वो उपद्रवी इतना कम है, लेकिन वो बदनामी हमेशा ज्यादा होती है। आप 10 लीटर दूध रख लें, उसमें 1 नींबू डाल दीजिए, फट जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 4 करोड़ कावड़ियों में यदि 40 घटनाएं होती हैं तो भी वो बदनामी उसकी होगी ही। और वो मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन और सरकार जिस तरह से कर रही है, और ये जो सब घटनाएं हुई हैं, जो वहां घटना हुई मिर्जापुर की, जिसका आप सीआरपीएफ के जवान का, वो कावड़ियों के भेष में थे या कावड़िए थे? या मुजफ्फरनगर में जो हुआ, जो हरिद्वार में जो हुआ, जो और बहुत सारी, रुड़की में जो हुआ, बहुत सारी घटनाएं हैं। मतलब बहुत सारी का मतलब गिनाने के लिए हिसाब से कह रहा हूं, वैसे वो कुल मिलाकर कम घटनाएं होंगी। ठीक है। अब दूसरी बात ये कही जाए कि नहीं बिहार में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में होता है, ये साजिश की जा रही है। बिहार की खबर सुनी है आपने? मतलब कोई नहीं, कोई सुनी है क्या कि खबर कि भाई देवघर जाने वाले लोगों ने किया है? कोई तो इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा होगा, ये उसकी एक्सरसाइज में है, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चलाना चाहता है। लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि वहां जाने वाले लोगों की कोई घटनाएं हमने नहीं सुनी, और यहाँ पर सुन रहे हैं। और यहाँ भी केवल ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वेस्टर्न यूपी जो है, उसके कुछ बेल्ट में ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और उस पर, और अभी तो आप ये देख लीजिए, ये रास्ता रुका है कि खुला है? नहीं, सुन लीजिए बात मेरी, ये रास्ता रुका हुआ है कि खुला हुआ है? और मेरठ के हाईवे पर चले जाइए, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, तीनों जगह के स्कूल बंद कर दिए हैं आपने, रास्ते बंद कर दिए हैं। ये व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, शांति से चल रहा है, और 1 महीना 28 दिन का काम है। इस दौरान उन लोगों के बारे में, मैं इसमें कावड़ियों की श्रद्धा और उस पर नहीं कर रहा, और ये कह रहा हूं कि वो 99% लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन 1% लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो 99% वालों के ऊपर भी आता है। अच्छा, एक बात जो मुख्यमंत्री ने और कही सर, वो ये कही कि अगर मान लीजिए कावड़ियों के साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए कोई उपद्रवी है या कोई ऐसा तत्व है जो आपके कावड़ को
अशुद्ध करता है तो भी आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो यही देख रहे हैं ना समीर जी, लेकिन वो कहाँ सुन रहा है कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। थोड़ा सा किसी को कावड़ टच कर गया, गाड़ी टच कर गई या बाइक टच कर गई, मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि भाई जो राह चल रहा गाड़ी चालक है या बाइक चालक या रिक्शा चालक है उसको मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी संवेदनशीलता उन्हें भी बरतने की जरूरत है और संवेदनशीलता कांवड़ियों को भी बरतने की जरूरत है। तो ऐसे में कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, यही मुख्यमंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या समझ में आ पा रहा है, वो संदेश जा रहा है? देखिए, हर बार मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, हर साल कावड़ यात्रा होती है, हर बार इस बात का जिक्र होता है और हर बार कुछ ना कुछ उत्पाद होता रहता है। देखिए, जानबूझ करके कोई भी कावड़ यात्रा को अवरोध उत्पन्न करना या उसे अपवित्र करना, उसकी पवित्रता को खराब करना कोई नहीं चाहता। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना, नहीं, किसी की गलती से गाड़ी अगर टकरा जाती है, टू व्हीलर, अभी वो किसी अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा था, उसकी स्कूटी टकरा गई, तो वो जानबूझ के थोड़ी अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा था, गलती से टकरा गई तो आपने उसकी स्कूटी तोड़ के उसकी पिटाई कर दी। तो कुछ लोगों से अगर गलती टकरा जाती तो मुझे लग रहा है कि कावड़ियों को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि भाई अब आप इस तरीके से काम करोगे तो पूरी कावड़ यात्रा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आपकी भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और पूरी जो कावड़ यात्रा है उसके ऊपर लोग तमाम तरह के सोशल मीडिया पे फिर तमाम तरह की बातें लिखना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। लेकिन यह बात भी है ना कि जब मुख्यमंत्री पुष्प वर्मा करेंगे, एसपी कावड़ियों के पैर अगर दबाएंगे पूरी तरीके से तो कुछ इसे सम्मान के रूप में लेते हैं और कुछ कावड़िया इसे विशेषाधिकार के रूप में लेते हैं कि अरे सीएम पुष्प वर्षा कर रहे हैं, एसपी हमारे पैर दबा रहा है तो अब कानून हमारे अंगूठे पे, अब हमें कौन रोकने वाला है, हम जिसे चाहे पीटेंगे, पुलिस तो हमारे कुछ कर नहीं सकती। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई कावड़ यात्रा कर रहा है, एसपी अगर कावड़ियों के पैर दबा रहा है तो मुझे ठीक नहीं लगता। एसपी का काम किस व्यवस्था सुनिश्चित करने का है, उनकी यात्रा सुगम बनाने का है, उनके लिए व्यवस्था हो, राहत काम हो, उनके भोजन की व्यवस्था प्रॉपर है, सब हो। पुलिस का कप्तान अगर उनके पैर दबाएगा तो कुछ कावड़ी को तो इसे अपने अधिकार के रूप में लेंगे कि जब एसपी पैर दबा रहा है तो हम तो कौन रोकने वाला है, कानूनी हमारा कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये गलत है, कावड़ियों को भी धैर्य रखना चाहिए। मतलब ये मैसेजिंग गलत हो जाती है कि जब इस तरीके की भी चीजें होती है। अच्छा, और दूसरी बात जो योगी जी कह रहे हैं कि कई उपद्रवी मानसिकता के ही होते हैं, बिल्कुल, और कई भक्ति भाव के साथ, ज्यादातर भक्ति भाव के साथ है, लेकिन कुछ उपद्रवी मानसिकता के हैं। देखिए, कावड़ एक बहुत ही पवित्र यात्रा है और सभी को ये मालूम है और इसमें से 80 से 90% जो जाते हैं वो उसी मंशा से जाते हैं कि उनके मन में एक धारणा है कि हमें ये पवित्र काम करना है। बड़ी मुश्किल से आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, उनको कितना लोड उठा के जाते हैं और उस समय पे वो थोड़ा सा भावुक भी होते हैं। हमें इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है, एक धारणा जो बनती जा रही है, जैसे कि योगी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक मीडिया के अंदर जब ये इतने सारे केस आ जाते हैं तो चाहे केस कम हो लेकिन वो केस सबकी नजरों में आ जाते हैं। जैसे वो स्कूटर के ऊपर पिटाई करना, वहीं पे पुलिस वाले के ऊपर भी लाठियां बरसाना, बसों के ऊपर अटैक करना, कार के ऊपर अटैक करना, यहां तक कि धारणा जो एक आम आदमी के अंदर, मेरे ऐसे एक आदमी जो किसी भी ऐसे इवेंट से पहले इतना क्लोजली निट नहीं हुआ हो, उसके मन में यह आता है कि कावड़ यात्रा जब हो रही है तो मैं अपना ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि कहीं गलती से भी कुछ टच हो गया तो कहीं मेरी ही कार के ऊपर या मेरी किसी व्हीकल के ऊपर अटैक ना हो जाए। और ये धारणा मैं आपको सही बता रहा हूं, ग्राउंड लेवल पे यही है धारणा। बिल्कुल सही बात है। कई मेरे जानने वाले हैं जो हरिद्वार तक बाय रोड जाना चाह रहे थे, मैंने उन्हें सलाह दी कि फिलहाल कुछ दिन आप रुक जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी है ये रूट, कावड़िए यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद फिर आपका जो ट्रैवल टाइम 2 घंटे का हो सकता है वो बढ़ जाए। और ये हुआ भी है। आप 2 घंटे का ट्रैवल टाइम नॉर्मली 3 से 4 घंटे हो जाता है। और साथ में आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि कुछ उपद्रवी एलिमेंट्स भी होते हैं इनके अंदर और उनकी वजह से भी पूरे कावड़ी जो है उनका नाम बदनाम हो जाता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्हें आपने फूल बरसाते हुए देख लिया, लेकिन योगी जी से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। अभी थोड़ी देर पहले सुमीर जी जिसकी चर्चा आप मुझसे कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना हुआ और जब दिल्ली आना हुआ तो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी। योगी के दौरे की पर इस वक्त नजर जो है सभी सियासी पंडितों की भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बीजेपी आला कमान 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए, पहले तो एक ये तस्वीर, जिनसे उनकी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक चर्चा ये हुई कि प्रदेश में अब जो नेतृत्व है, नेतृत्व मतलब हर्षवर्धन जी उस लिहाज से नेतृत्व, संगठन, जब हम संगठन की बात करते हैं
तो उस लिहाज से हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा फैसला और बड़ा सोच समझकर फैसला लेना होगा। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हुई, लेकिन वो मुलाकात क्या अध्यक्ष पद को लेकर क्या कोई चर्चा इस दौरान मुलाकात में हुई थी या नहीं हुई थी? अब ये जो कुछ भी तस्वीरें कहती हैं उसके पीछे की जो स्टोरी है वही यहाँ पर हमें चर्चा में लेकर आनी है। हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे करते हुए ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, इन तस्वीरों से एक चीज़ तो तय है कि पार्टी का, सरकार का, यानी संगठन और सरकार का एजेंडा था जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था। ये इसको स्पष्टता समझिए, क्योंकि तीनों बड़े नेताओं का एक साथ समय मिल जाना ये इतना आसान नहीं होता है। पहले भी हमने देखा है कि योगी जी आते थे तो किसी दिन नड्डा जी से मिलते थे, किसी दिन अमित शाह से, पीएम का समय मिल पाता था तो मिल लेते थे, नहीं तो नहीं मिल के जाते थे। तो उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होने तय हैं, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। सरकार में भी बड़ा बदलाव होना है, संगठन में भी बड़ा बदलाव होना है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर बदला जाना है। भूपेंद्र चौधरी एक तरह से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो वो बदलाव होना ही होना है। संगठन में अध्यक्ष पद पर लेकर मार्च महीने में ही लगभग तय हो गया था कि अध्यक्ष बन जाना है, लेकिन कुछ वजहों से वो रुक गया। तो क्या फिर से नए सिरे से एक्सरसाइज हुई है, या नाम तय हुआ, बातचीत तय हो गई और अब उनको ये बताया गया कि यही अध्यक्ष होने वाला है, या आप बताइए कौन सा अध्यक्ष होगा? एक सिनेरियो ये है। दूसरा ये है कि कोई मुख्यमंत्री बदलने के लिए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाता। इसको जरा समझिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो चर्चा चल रही है ना कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, क्या अगर योगी जी को हटाना होगा तो उसके लिए उनको बुला के 3 लोगों से थोड़ी ना मिलाया जाएगा। अगर उनको हटाना होगा तो पार्टी का जो संसदीय दल है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे, और आज की तारीख में उनको हटाने जैसी ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं दिखती। दूसरा क्या है, एक हो गया संगठन, दूसरा सरकार के भीतर मंत्रियों के कामकाज को लेकर बहुत असंतोष है। मंत्री सब डाल देते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो हमें कुछ करने नहीं देते, अधिकारी ऐसा बिठा देते हैं, सचिव ऐसा बिठा देते हैं, कार्यकर्ताओं का हम कुछ काम कर नहीं पाते। लेकिन अपना काम तो मंत्री जी लोग सब बढ़िया कर रहे हैं, उनको तो धन धान्य में भी दिक्कत नहीं है, उनके जलवे जलाल में कोई समस्या नहीं है। कई मुख्यमंत्रियों के विभाग में काम को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। कहा जा रहा है कि वो जिसको कहते हैं ना, जो अंडर परफॉर्मर, बढ़िया से काम करने वाला, उसकी एक सूची तैयार हुई है। मुझे लगता है कि कैबिनेट का भी एक तरह से कहें कि फेरबदल होगा और उस पर भी चर्चा हुई होगी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा थी, दिल्ली ने तय करके बुलाया था। योगी आदित्यनाथ को बुलाने का सीधा मतलब सरकार और संगठन के बदलावों पर उनसे जो जानकारी है वो भी लेना और उनको जो कुछ तय किया गया है उसे बताना। विजय जी, आपको क्या लगता है ये मुलाकातें किस संदर्भ में हुई हैं? क्या इस वक्त प्राथमिकताएं हैं? नहीं, हर्षवर्धन जी बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है। वैसे तो ये पूरी सरकार और पार्टी एक्सटेंशन पर ही चल रही है। कोई को सेक्रेटरी बनाना हो, किसी को डीजी बनाना हो, किसी को डायरेक्टर बनाना हो, सब एक्सटेंशन पर है। 1 साल का एक्सटेंशन और दे दीजिए, नाम तय नहीं हुआ, सीआरपीएफ में हो, फलाना में है, फोर्स में है, ईडी में है, सीबीआई में है, डीजी पुलिस हो, सबको एक्सटेंशन पर चल रहा है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, फिर स्टेट के अध्यक्ष एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो ये एक्सटेंशन की सरकार अभी चल रही है। और जब एक्सटेंशन की सरकार 27 में अगर एक्सटेंशन की ही आप ये कह रहे हैं कि चलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आज चल रही है। उस एक्सटेंशन को शायद खत्म करने के लिए अब वक्त आ गया कि अब नहीं चलेगा, उस पर बात करने के लिए, जैसे हर्ष जी ने बहुत विस्तार से उस पर चर्चा कर दी, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा कि प्रदेश अध्यक्ष की एक बात, संगठन में कैसे बदलाव किया जाएगा यूपी के मसले पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बजाय यूपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर दोनों में सहमति। एक तो बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि दिल्ली और लखनऊ में सहमति नहीं बन पा रही। इन फोटोज में तो कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है। फोटो में कोई झगड़ा थोड़ी करेंगे। नहीं, कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज है, मुस्कुराते हुए, बुके का भी आदान प्रदान है। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं जरा गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जो तस्वीर है वो भी दिखाएं, क्योंकि इन तस्वीरों को लेकर भी बड़ी चर्चा होती है। विजय जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये तस्वीरों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तस्वीरें तो औपचारिक तौर पर साझा की गई हैं। हाँ, तो औपचारिक तौर पर इसलिए साझा की गई कि आप ये चर्चा नहीं करें कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जो बात हुई कि सरकार में, यूपी सरकार में बहुत सारे मंत्रियों के जो अंडर परफॉर्मेंस की बात, और वो उनके विधायक कह रहे हैं, जनता की बात तो छोड़ दीजिए, जो उनके विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, वो उनकी शिकायत कर रहे हैं। अब बहुत सारे मंत्री हैं, ज़्यादातर मित्र हैं त्रिपाठी जी के, तो वो कोई जय श्री राम करता है, बिजली नहीं आती है, तो कोई दूसरा कहीं पर कुछ और बात करता है जिस पर वो भी नाराज हो रहा है। त्रिपाठी जी नहीं, उनके मित्र हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, वो पावरफुल लोग हैं। हाँ, नहीं, उनके तो सारे ही मित्र हैं, मैं कुछ एक आध मित्र की चर्चा कर रहा हूँ। तो वो सरकार में कैसे बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के बदलाव की संभावना मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रही कि कोई ऐसी संभावना अभी है कि वहां पर मुख्यमंत्री बदला जाएगा। मुख्यमंत्री को तो अभी बहुत एक्सटेंशन लेना है आगे। देखिए मीनाक्षी जी, भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री राज्यों में
सो योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में आते हैं तो उसकी बड़ी चर्चा होती है कि भाई आप देखिए बाकी कई मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन आते मिलकर चले जाते उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। और जब भी अमित शाह जी भी यूपी जाते तो उसकी भी बड़ी चर्चा होती है कि भाई अमित शाह जी अब उत्तर प्रदेश में गए। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी वहां से सांसद, अमित शाह खुद वहां के संगठन के इंचार्ज रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले। और अमित शाह ने जो वहां मेहनत की है उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला था। वहां पर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था वहां पे, लेकिन 2024 का जो प्रदर्शन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि जो पिछड़ा था, जो दलित था या दूसरे वोटर्स थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा वोटिंग करते थे, सपा बसपा के साथ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत जाती थी। ऐसा क्या चमत्कार होगा कि अखिलेश यादव 37 सीटें जीत जाते हैं? तो मुझे लग रहा है ये चिंता की बात है कि भाई 2 साल बाद जब 2027 के आपको विधानसभा चुनाव में जाना है तो किस रूप से जाना है। प्रदेश अध्यक्ष 1 साल से आप तय नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके जाट जो चौधरी साहब है उनका एक्सटेंशन 1 साल से लगातार मिला हुआ है। कैबिनेट के कई मंत्रियों की आपको शिकायत लगातार है कि भाई काम नहीं हो पा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी चाहते हो कि कुछ मंत्रियों को विभागों में बदल दे, कुछ को बाहर कर दे, कुछ लोगों को लेकर आए, तो केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति उन्हें लगेगी। और जब 2027 का चुनाव आपको लड़ना है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार के साथ सामंजस्य बना के चले, जो योगी आदित्यनाथ के सामंजस्य बना के चले। संघ की बड़ी भूमिका होगी, संघ का भी एक इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में आता है, इतना बड़ा राज्य है। तो मतलब एक बात पे आप तीनों सहमत हैं, आप यही कह रहे हैं कि जो भी बात हुई वो जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें बदलने की, सरकार का सिस्टम थोड़ा और दुरुस्त करने की, और 27 के लिए अब आगे की रणनीति क्या होगी। तो शिष्टाचार मुलाकात से बहुत आगे बढ़कर कुछ बातें हुई हैं, उस पर हमने विश्लेषण किया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में अखिलेश यादव की केदारेश्वर धाम की इसे लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड सरकार ने डिजाइन की जांच शुरू कर दी है। इटावा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की डिजाइन पर ही तैयार किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने इटावा में बनाए गए इस मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया है। जो संत समितियां हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार की यदि बात की जाए तो 2024 में यानी कि पिछले साल ही 8 जुलाई को धामी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था। इसके मुताबिक उत्तराखंड 4 धाम के नाम से या फिर उस शैली में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। आपको याद होगा दिल्ली में भी इसी तरीके का एक मंदिर बनाने की बात चल रही थी, उस पर भी बड़ी नाराजगियां आई थी और उसके बाद फिर वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश और बड़ा जोर शोर से काम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, इतना हद तक निर्माण कार्य हो गया है। कुछ आपको जल्दी से रिएक्शन सुना देते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। साधु संतों ने उसके बारे में लिखा है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद नहीं वो तो उसका जांच तो करेंगे ना कि क्या बना है, कैसा बना है। निर्णय ले चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संतों ने लिख के भी दिया है। अखिलेश यादव जी भी जानबूझ करके भगवान केदारेश्वर के नाम पर एक प्रतिकृति बना करके क्यों उसकी महिमा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास बहुत तुच्छ है। अखिलेश जी का मंदिरों में अगर कोई रुचि होती, उनकी भावना होती तो राम जन्मभूमि का दर्शन करने भी गए होते। लेकिन प्रभु रामलला की जन्मभूमि के मंदिर में हर प्रकार के रोड़े अटकाने के अलावा आज जब मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो कभी भी दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश जी का ये मंदिर प्रेम दिखावा है, झूठा है, छलावा है। हमने कब कहा कि केदारनाथ का हम विकल्प बना रहे हैं? जितनी जगह भगवान शिव का मंदिर, जिसकी जहां आस्था हो बनाए, क्या दिक्कत है? बनाइए। कोई पैटर्न है, किसी को हमारे नेता को केदारेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर बनावट अच्छी लगी तो उनके उस तर्ज पे बनाया, तो उस तर्ज पे बनाने में बुराई क्या है? अरे वो भी मंदिर बना रहेगा, ये भी मंदिर बना रहेगा। जो साधु संत लोगों को दिक्कत है वो भी एक मंदिर बना लें, योगी जी भी एक बना लें, और भी लोग बना लें, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर ऐसे हर जगह केदारनाथ बनने लग जाएगा तो केदारनाथ में कौन आएगा? यहाँ फिर कोई नहीं आएगा। तो यही तो असली केदारनाथ है। हिमालय तो केदारम, हिमालय में कौन है? भगवान केदारनाथ है। आप जगह जगह मंदिर बना करके उनकी स्थापना करें, आप कीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉपी ना करें, आप लिंक की कॉपी ना करें, आप मंदिर के डिजाइन की कॉपी ना करें, अपने हिसाब से बनाए, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल
सैंड कॉपी, जो कॉपी आप जो बना रहे कुछ आप ये दिखाना चाहते हैं आने वाले समय में आप लोग कहेंगे यही असली केदारनाथ है, इसीलिए हुबहू कॉपी करना उचित नहीं है। अब देखिए जो बात कही जा रही है इसमें मैं अपनी एक छोटी सी बात रख दूं कि केदारनाथ मंदिर जैसा एक और मंदिर अगर बन जाएगा तो केदारनाथ की महिमा थोड़ी ना घट जाएगी। संत समाज जो कह रहा है, देखिए ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पूरे समाज की राय हो सकती है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मीनाक्षी जी। अगर हम देखें 18 सेक्टर नोएडा का गुरुद्वारा जो कि बिल्कुल हेमकुंड साहिब की तरह रेप्लिका है, तो इसका क्या मतलब है? क्या हेमकुंड साहिब के एक्चुअल गुरुद्वारे की कोई महिमा में कोई कमी आई है, या फिर लोग जो वहां जाते हैं क्या उनमें कोई कमी आई है, या हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे की जो आस्था है क्या उसको रिप्लेस कर दिया 18 सेक्टर के गुरुद्वारे ने? तो मैं कहूंगा नहीं किया। लेकिन साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। कल अगर ऐसे ही गोल्डन टेम्पल जो है गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर, अगर वो उसका कोई रेप्लिका बनाता है कहीं पे भी, तो एक मेजर मुद्दा जरूर इशू, मतलब स्थान वही हो, वही शहर हो, उसी तरीके का रेप्लिका हो, तब परेशानी आ सकती है। तब परेशानी। केदारेश्वर मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, देखिए दरअसल इसके दोनों ही पहलू हैं। आपने कहा और उसके बाद गोल्डन टेम्पल का जिक्र किया। पहली बात तो भारत में हिंदू व्यवस्था क्या है, कहीं भी आप कोई भी देवी देवता का स्मरण करके उनको आप स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि हमारे पूजा पाठ संपन्न हो गए, अब आप जाएं। ये हिंदू धर्म है, पहले तो इसको ये समझिए। यानी अगर मैं मंत्रों से ये कर सकूं और यहाँ तो यहाँ बात करके यहीं मैं कहूँगा कि यहीं मेरे सारे देवी देवता आ गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सब आह्वान हो जाएंगे। फिर हम अपनी पूजा संपन्न होने के बाद कहते हैं जाइए आप अपने अपने स्थानों पर जाइए। केदारेश्वर धाम कहना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जगह कहें। धाम को लेकर हालांकि बार बार कहा जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के जो धाम है वो बड़ी स्पष्ट उनकी व्याख्या है, वेद पुराण से वो सीधे सीधे आते हैं। लेकिन कोई ये कहे, और मुझे तो थोड़ा रविंद्रपुरी जी महाराज के बयान को लेकर थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि वो बड़े संत हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि कौन आएगा इसके बाद केदारनाथ धाम, तो पता नहीं उनको शायद केदारनाथ, बद्रीनाथ या जो भी धाम है हमारे, उनकी महिमा नहीं पता है। वहां जो जाएगा वो जाएगा ही जाएगा। और क्या आपके घर के आसपास परिवार में जो मंदिर होता है, हम तो देखते हैं कि जो बगल का मंदिर है, छोटा मंदिर है, वहां भी एक गणेश जी, एक शंकर जी, एक देवी जी, मतलब सब रहते हैं। तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं दिखता है, ये फालतू का विरोध है। मुश्किल क्या है कि कई बार अखिलेश यादव ऐसे करते हुए दिखते हैं जैसे हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति उसके विरोध में खड़े दिखते हैं। तो इस वजह से ये विरोध ज्यादा दिख रहा है। वरना इसमें क्या है भाई, आपको अच्छा लगे आप अपने घर के आसपास बना लीजिए, आप अपने घर में वैसा बना लीजिए, ये तो सुंदर बात है, इसमें कौन सी कहने की बात है। वैष्णो देवी कई जगह लोग कहते हैं कि विवाद करने के लिए विवाद नहीं होना चाहिए।